जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेईई दैट मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग का जो आज का एग्ज़ाम 28 सितंबर 2023 को हुआ है, उसके पेपर 1 के कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में जानेंगे और उससे संबंधित और भी जितने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ संथाल परगना इज सिचुएटेड। तो ये देखा जाए तो ये दुमका में ये स्थित है संथाल परगना का मुख्यालय। और ये दोस्तों हमारे झारखंड में टोटल जो है ये 5 प्रमंडल ये देखने को मिलते हैं और उन सभी का मुख्यालय उत्तरी छोटा नागपुर का अगर बात करें तो ये हजारीबाग में ये सिचुएटेड है। दक्षिणी छोटा नागपुर का ये रांची जिले में है, संथाल परगना का दुमका जिले में। और पलामू की बात करें तो ये मेदिनीनगर में सिचुएटेड है और कोल्हान की बात करें तो ये चाईबासा में ये सिचुएटेड है। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। तो चलिए इसको एक बार मैप में जान लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा संथाल परगना डिवीज़न, नॉर्थ छोटा नागपुर दैट मीन्स उत्तरी छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू डिवीज़न और इधर कोल्हान जिसका चाईबासा में ये सिचुएटेड है मुख्यालय। तो टोटल 5 प्रमंडल हमारे झारखंड में हैं और उन सभी का मुख्यालय जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न जो पूछा गया था, आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उससे संबंधित आर्टिकल कोई एक पूछा गया होगा। तो चलिए जानते हैं जितने भी आर्टिकल जो हैं जो गवर्नर से संबंधित हैं उन्हें जानते हैं। तो जो कोई भी स्टेट हो, मान लीजिए इंडिया का कोई भी स्टेट हो, उसमें एक गवर्नर जो है वो कंपलसरी वो रहता ही है। जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों देखा जाए तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 162 तक ये मेंशन किया हुआ है गवर्नर से रिलेटेड, मतलब गवर्नर का कार्यकाल क्या होना चाहिए, गवर्नर को शपथ कौन दिलवाएगा, ये सभी चीज़ें मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 162 तक। 152 की बात करें तो इसमें डेफिनेशन के बारे में, मतलब परिभाषा गवर्नर का ये डिफाइन किया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 153 की बात करें तो इसमें गवर्नर्स ऑफ स्टेट, मतलब देयर शैल बी एक गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, मतलब ऐसा मेंशन किया हुआ कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होना अनिवार्य है, ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 153 में। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ कि एक गवर्नर जो है वो एक से अधिक राज्य का वो राज्यपाल हो सकता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 53 में भी मेंशन किया हुआ है। अगला आर्टिकल की बात करें आर्टिकल नंबर 154 में, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के बारे में ये मेंशन किया हुआ, जो कि ये गवर्नर पे ये वेस्टेड होगा, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा एक स्टेट का वो मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 155 की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर को जो अपॉइंट करता है उसके बारे में ये मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 155 में। और ये कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट करता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, कोई भी स्टेट का वो गवर्नर हो। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 156, इसमें मेंशन किया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का जो कार्यकाल जो है वो कितने दिनों तक होगा। हालांकि ये जो है दोस्तों ये प्रेसिडेंट के ये पे मतलब निर्भर करता है कि प्रेसिडेंट कब तक चाहे वो गवर्नर वो रख सकता है कोई भी स्टेट का। हालांकि ये जो मेन जो काम जो होता है वो जिस पार्टी की सरकार होती है उसके द्वारा ये किया जाता है गवर्नर को, मतलब हालांकि इसमें प्रेसिडेंट के थ्रू ही मतलब सारी चीज़ें ये करवाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, जब प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर को हटा सकता है उसके पद से, ये हटा सकता है, मतलब गवर्नर के प्लीजर पे ही, मतलब प्रेसिडेंट के प्लीजर पे ही गवर्नर एक जो है अपने पद पर वो रख सकता है, या तो फिर गवर्नर अपने इच्छा के अनुसार वो जो है वो दे सकता है, रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से। तो ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 156 में ये मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 157 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, मतलब गवर्नर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 157 में ये मेंशन किया हुआ, जो कि एक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको जो है दोस्तों 35 साल की जो उम्र है वो क्रॉस करना चाहिए। ये मतलब 2 क्वालिफिकेशन मिनिमम ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 157 में। अगले आर्टिकल की बात करें कि 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, मतलब गवर्नर का जो ऑफिस है उसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, यह सभी आर्टिकल नंबर 158 में ये मेंशन किया हुआ है। हालांकि ये जो आर्टिकल है ये उतना इम्पोर्टेंट
नहीं है, ये आपको 157 ये पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है आर्टिकल नंबर 159 में ऑथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, मतलब जो गवर्नर जो होता है वो किसके आगे वो शपथ लेता है, ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 159 में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये दोस्तों जो चीफ जस्टिस होता है उस स्टेट का, उसके आगे गवर्नर जो है वो शपथ लेता है। अगर चीफ जस्टिस अगर नहीं हो तो कोई भी सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसके आगे ये शपथ लेता है, जो भी गवर्नर होता है, मतलब जो भी जिस स्टेट का वो गवर्नर हो। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 160। इसमें मेंशन किया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज, ये सभी चीज़ें मेंशन किया, हालांकि ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जानते हैं आर्टिकल नंबर 161, ये पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन ETC एंड टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंसन इन सर्टेन केसेस, मतलब जो क्षमादान की जो ये पावर जो होती है गवर्नर की, उन सभी के बारे में ये मेंशन किया। मतलब मान लीजिए अगर कोई हाई कोर्ट में किसी का मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया गया है जब किसी जज के द्वारा, तो उसको वो कम कर सकता है, या तो फिर कुछ और जो सजाएं जो होती है उसको वो कम कर सकता है, इतना गवर्नर के पास पावर होता है। हालांकि जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, जो मृत्यु दंड को क्षमा मतलब उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट करने का, वो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है, ये गवर्नर के पास पावर नहीं होता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 162। इसमें मेंशन किया हुआ है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, मतलब जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसका एक्सटेंट के बारे में ये मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 162। हालांकि ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो है जो गवर्नर से ये रिलेटेड है। होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि टाना भगत आंदोलन ये कब हुआ था, व्हेन डिड टाना भगत मूवमेंट टेक प्लेस। तो ये देखा जाए तो ये 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को ये गुमला में ये हुआ था टाना भगत आंदोलन, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे ये जतरा भगत जी के द्वारा ये किया गया था। जो कि ये ऐसा माना जाता है कि ये बिरसा मुंडा का जो आंदोलन जो था उसका ही ये एक विस्तार रूप ये माना जाता है टाना भगत जो आंदोलन था, जिसमें मेनली फोकस किया गया था कि सांस्कृतिकरण आंदोलन, मतलब ये सांस्कृतिकरण जो जहाँ यहाँ के जो लोकल जो ट्राइब्स जो लोग थे उन सभी को ये एक जो संस्कृति पे ये गठित करना इसका मेन मकसद था, जिसमें एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर को अपनाना और मांस मदिरा का त्याग करना, मतलब मांस मछली और जो दारू वगैरह होता है उन सभी का त्याग करना इसमें मेनली फोकस किया गया था। और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी इसमें लगाया गया था। और जो झूम खेती जो होती है इन लोगों का, जिसमें जंगलों को काट के उसको जला के फिर वहाँ पर खेती की जाती है जब तक उसका फर्टाइल लैंड होता है, फिर वो फर्टाइलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वही प्रोसेस दूसरे जगह पे ये अपनाया जाता है, जिसको झूम खेती बोला जाता है। तो इसको भी वापसी पर बल देना इस आंदोलन का मेन जो है मकसद ये था। तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये जतरा भगत के नेतृत्व में ये किया गया एक आंदोलन था, जो कि 1914 ईस्वी में ये देखा गया था। हालांकि दोस्तों मैंने जितने पिछले एनालिसिस मैंने किए हुए हैं, अगर वो सब भी आप देख के गए होगे तो ये सभी क्वेश्चन जो है ये इजीली आप आंसर करके आए होगे। और भी जितने भी वीडियो इस चैनल में पड़े हुए हैं उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे ही पूरे विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला प्रश्न है LOC की लड़ाई से संबंधित मतलब प्रश्न पूछा गया था। तो ये देखा जाए तो ये कारगिल युद्ध जो हुआ था, जो LOC के मतलब नियंत्रण रेखा जो है LOC उसके निकट ये कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये हुआ था, जिसे भारत सरकार के द्वारा इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, ये नाम दिया गया था। जो कि दोस्तों जो पाकिस्तानी जो सैनिक है वो टाइगर हिल्स के आगे भी मतलब वो पहुंच गए थे, जिसकी प्रतिक्रिया में ये मतलब ये जो युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और हमारे सेना के द्वारा टाइगर हिल और उससे भी आगे जो है दोस्तों ये पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल के वो कर दिया गया था। तो ये देखा जाए तो हमारे देश की ही ये जीत हुई थी, जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था। तो ये ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित मतलब प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें देखा जाए तो 4 बिट बराबर 1 निबल के ये बराबर होता है, और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के ये बराबर होता है। और 1024 बाइट की बात करें तो ये 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 मेगाबाइट जो होता है ये 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB 1 TB दैट मीन्स टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 TB 1 PB दैट मीन्स पेटाबाइट के बराबर होता है।
हालांकि इससे आगे ये प्रश्न नहीं पूछा गया, हालांकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि 1024 पीबी बराबर 1 ईबी मतलब हेक्साबाइट ये होता है, और 1024 हेक्साबाइट बराबर 1 जीएडबी दैट मीन्स जेटाबाइट के ये बराबर होता है। तो हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से देखने को मिले, तो इसे एक बार फिर से पढ़ लें ताकि आपका दिमाग में मतलब वो एक सेट हो जाए। नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि एम एस धोनी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो एम एस धोनी जी हैं क्रिकेट के जो महान प्लेयर, ये किस ज़िले से ये बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जो निवास स्थान है वो किस ज़िले में। तो ये देखा जाए तो दोस्तों ये रांची के ये रहने वाले हैं एम एस धोनी, और इसी से प्रश्न पूछा गया था जो आज का एग्ज़ाम हुआ था। अगला प्रश्न जो है, पंचायत को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये रखा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों पंचायत जो है द पंचायत, ये हमारे संविधान के भाग 9 में जो कि आर्टिकल नंबर 243 से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ तक ये मेंशन किया हुआ है द पंचायत के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, जितने भी आर्टिकल्स हैं मतलब जितने संबंधित आर्टिकल हैं उन सभी को भी जानते हैं। हालांकि मैंने जितने पिछले एनालिसिस किया हुआ है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी मैंने पूरे विस्तार से डिस्कस किया हुआ है, और इस एनालिसिस में भी मैंने गवर्नर के बारे में और ये पंचायत के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। आर्टिकल नंबर 243 की बात करें तो इसमें पंचायत का डेफिनेशन ये मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 243 ए में ग्राम सभा के बारे में जिक्र किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से मतलब पंचायत का जो संविधान होता है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 243 सी की बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत मतलब पंचायत किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 243 डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में मेंशन किया हुआ, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उन सभी के बारे में, जो सीट रिजर्व होती है उन सभी के बारे में ये आर्टिकल नंबर 243 डी में ये मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 243 ई की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ये कितना होनी चाहिए ये मेंशन किया हुआ। हालांकि जो देखा जाए तो 5 साल ये ड्यूरेशन होती है जो इलेक्शन के बाद वो चलता है। अगला है आर्टिकल नंबर 243 एफ में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबर्स को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 243 एफ में ये मेंशन किया हुआ है। और जी की बात करें तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत के बारे में ये मेंशन किया, मतलब पावर वगैरह क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए और एक अथॉरिटी क्या होनी चाहिए एक पंचायत की, ये चीज़ें मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 243 सब अंडर सब क्लॉज जी में ये मेंशन किया हुआ है। और भी आर्टिकल्स हैं, इसे आप एक बार देख लें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में ब्रिटिश का आगमन कब और किस ओर से ये हुआ है। तो ये देखा जाए तो ये 1769 ईस्वी में ये झारखंड में ब्रिटिशों मतलब अंग्रेज़ों का आगमन ये हो गया था, जो कि ये सिंहभूम और मानभूम की तरफ से ये अंग्रेज़ों का प्रवेश ये देखने को मिलता है हमारे झारखंड में। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ये रखा गया, मतलब कि कौन से शेड्यूल में ये रखा गया हमारे संविधान में। तो ये देखा जाए तो ये 8वें शेड्यूल में रखा गया। टोटल 22 भाषाओं को मेंशन किया हुआ है 8th शेड्यूल में हमारे संविधान में। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पहले कई बार ये मैं बता चुका हूँ और एक बार मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि जो आधिकारिक भाषाएँ जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जिन सभी को बोलते हैं, जो टोटल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है। ये ध्यान में रखें, ये आधिकारिक भाषाएं, ये राष्ट्रीय भाषाएं ये नहीं हैं, कोई भी राष्ट्र भाषा के रूप में हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया हुआ है, जो कि ये 8वीं अनुसूची में ये मेंशन किया हुआ है, जिसमें है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को ये मेंशन किया हुआ है। टोटल 22 भाषाएं ये हैं। हालांकि यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी जो भाषा है जो 8वीं अनुसूची में ये मेंशन नहीं किया गया है, तो उसमें से कोई एक भाषा जो दिया हुआ रहता है जो नहीं मेंशन किया हुआ रहता है उसे छांटना होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। जितने भी 22 भाषाएँ हैं यहाँ से आपको प्रश्न आने वाले एग्जामों में भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो जब संविधान जो लागू हुआ था उस टाइम टोटल 14 भाषाओं को रखा गया था, फिर बाद में धीरे धीरे ये ऐड करके अब टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं हमारे संविधान में।
और ये जो ऐड किया गया है जो कि ये सिंधी जो भाषा है इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको ऐड किया गया है। और जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया है। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2004 मतलब 2003 में जो हुआ था उसके तहत इसको ऐड किया गया। तो ये सभी चीज़ें जो बाद में भाषाओं को ऐड किया गया उससे भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मतलब आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। अब ये सभी तो हो गए आधिकारिक भाषाएं। कुछ शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मेंशन किए हुए हैं। तो टोटल जो 6 शास्त्रीय भाषाएं उन सभी को मेंशन किया हुआ है। और ये सभी भाषाएं तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम और ओडिया, ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में ये मेंशन किया हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड ये प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा ये बनाया गया। तो ये देखा जाए तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में ये बनाया गया था, जो कि ये लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ एक दरवाज़ा जो कि कुतुब परिसर के कुवत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार ये है, जिसको अलाई दरवाज़ा ये बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये देखा जाए तो ये भाग सेकंड मतलब भाग 2 में ये मेंशन किया हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक ये मेंशन किया हुआ हमारे संविधान में। जो नागरिकता जो होता है दैट मीन सिटीजनशिप के बारे में ये मेंशन किया हुआ है। और ये जो मेंशन किया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये मेंशन किया हुआ है। हालांकि 2019 में सिटीजनशिप का जो ये आर्टिकल्स है इसमें कुछ अमेंड करके इसमें डाला गया था कि जो भारत के जो पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज़ है और वहाँ पर जो माइनॉरिटी हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन सभी को हमारे देश में मतलब इजीली नागरिकता प्रदान किया जाएगा, ये अमेंड करके ये डाला गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5 की बात करें तो ये सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये मतलब ये मेंशन किया हुआ है। जो सिटीजनशिप जो है नागरिकता हो जो है वो संविधान के कमेंसमेंट पर ये आधारित है। और आइए आर्टिकल नंबर 5 में ये मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 6 की बात करें तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान मतलब ये माइग्रेट कर गए उन सभी के बारे में मतलब कुछ लोगों के बारे में ये सिटीजनशिप के अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 6 में ये मेंशन किया हुआ है। अगला आर्टिकल है जो कि आर्टिकल नंबर 7 है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब जो कुछ माइग्रेंट्स जो है पाकिस्तान चले गए उन सभी का कुछ मतलब उन लोगों के बारे में ये सिटीजनशिप के अधिकार के बारे में मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 7 में। और 6 में क्या मेंशन किया हुआ है कि जो मतलब पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं उन सभी के बारे में 6 में मेंशन किया हुआ है। और 7 में मतलब कुछ लोगों को जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और वो फिर से इंडिया आना चाहते हैं उन सभी के बारे में ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल नंबर 8 की बात करें तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी देश में अगर वो रह रहे हैं तो उन सभी का ये अधिकार मतलब कुछ है जो कि आर्टिकल नंबर 8 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 9 की बात करें तो पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति जो है वो वॉलंटरी अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी विदेश का नागरिकता अगर वो ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः वो समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल नंबर 9 में मेंशन किया हुआ है और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आर्टिकल नंबर 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब जो भारत की नागरिकता है उसकी जो कंटिन्यूएंस जो है वो कैसे रहे ये आर्टिकल नंबर 10 में ये मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 11 की बात करें तो ये पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ के बारे में ये मेंशन किया हुआ और इसी आर्टिकल के तहत जो है 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था जिसमें भारत के जो पड़ोसी जो मुस्लिम कंट्रीज है उन सभी में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है उन सभी को इंडिया का नागरिकता बहुत ईजिली तरीके से वो देने की बात इसमें कही गई थी। तो ये चीज़ें जो है आर्टिकल नंबर 11 के तहत ही उसको मतलब अमेंड किया गया था। तो ये जो है दोस्तों जितने भी आर्टिकल हैं जो कि सिटीजनशिप से ये रिलेटेड है जिसको मैंने इसमें कवर कर दिया। और जो पिछले महीने एनालिसिस किया हुआ है जो फर्स्ट डे शायद एनालिसिस किया हुआ था उसमें
फंडामेंटल राइट को पूरे विस्तार में मतलब बताया गया था। तो वो भी आप चाहे तो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें वो वहाँ से कवर हो सकती है। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था कि पारसनाथ पर्वत मतलब ये किस जिले में स्थित है। ये मतलब शायद 24 तारीख का प्रश्न है। और आज का जो प्रश्न पूछा गया था कि जो पारसनाथ पर्वत है वो कौन से जैन तीर्थंकर के नाम पर वो आधारित है। तो ये देखा जाए तो जो जैन तीर्थंकर हैं 23वें जैन तीर्थंकर उनके नाम पर ये आधारित है, जो पारसनाथ पहाड़ी है, जो कि ये गिरिडीह जिले में ये सिचुएटेड है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये जो पर्वत है ये संथाल और अन्य आदिवासी लोगों के द्वारा इस पहाड़ी को मतलब मारंग मुरुंग मतलब सर्वोच्च देवता का पहाड़ी इसको माना जाता है, जिसके कारण दोस्तों हाल ही में कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। जो जैन धर्म के जो लोग थे और जो आदिवासी जो लोग थे वो अपना अपना क्लेम कर रहे थे कि ये हम लोगों का पहाड़ है, ये हम लोगों का धार्मिक स्थान है। तो इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी हाल ही में देखने को मिला था। हालांकि वो अब शांत शायद हो चुका है, तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों कुछ जो 28 सितंबर दैट मीन्स जो आज का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ प्रश्न और उसके रिलेटेड जितने भी डिटेल में पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैंने जितने भी एनालिसिस किए हुए हैं उसमें भी इसी प्रकार पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो और आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगी आने वाले एग्ज़ामों में। और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। झारखंड जी के जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूरे विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है, झारखंड का करंट अफेयर, लैब असिस्टेंट का एनालिसिस और जेएसएससी जेई का जो अभी चल ही रहा है पीजीटी का भी एनालिसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका झारखंड का पोर्शन अगर कमज़ोर है तो आप इन सभी वीडियो को देख के आप ईज़िली आप झारखंड के पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अच्छे से अच्छे जो है दोस्तों मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।